हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर के ऑल पीवाईक्यूज जो भी अब तक बोर्ड में आए हैं वो सारे हम यहाँ पे बात करेंगे वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू मास नंबर। देखो बेटा सीधा क्वेश्चन करने से पहले बेटर है कि मैं आपको बीच बीच में उसका कंसेप्ट बताता रहूंगा कि वह किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है और इसमें क्या थ्योरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू मास नंबर। ये पूछ रहा है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर पे कैसे डिपेंडेंट है। मान लो इसकी रेडियस बेटा क्या है, आर है। अब आपको पता होगा, देखो बेटा किसी भी चीज का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बेसिकली वॉल्यूम ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। कि मान लो सपोज करो छोटा एलिमेंट है तो उसका मास भी छोटा होगा तो उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा। जितना ज्यादा हैवी एलिमेंट होगा, जैसे मान लो रेडियोएक्टिव मटेरियल है यूरेनियम, तो भाई यूरेनियम का मास जो है 235 238 होता है। इट मीन्स क्या है कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बेसिकली क्या है कि जो वॉल्यूम है किसी भी चीज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मास नंबर के ऊपर। और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ये डायरेक्टली किसके हो गया, मास नंबर के ऊपर, क्योंकि मास नंबर को क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। क्योंकि मान लो हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ बेटा लिखते हैं मास नंबर। तो ए क्या है हमारा, एटॉमिक मास नंबर है ये हमारे पास, और जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर होता है। तो आप देख रहे हैं, देखो 4/3 पाई तो बेटा कांस्टेंट है, तो ये कैन से जो आर क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए के है। यदि मैं आर निकालू यहाँ से तो दिस विल बी ए टू द पावर 1/3, इधर आ जाएगा क्यूब रूट। जब ये यहाँ से खुलेगा तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा आर नोट, तो ये आ गया हमारे पास ए टू द पावर 1/3। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कि जो रेडियस है वो मास नंबर ए पे कैसे डिपेंड करती है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे आर नोट, बेटा इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15। मतलब फर्मी भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, 1.2 फर्मी होती है इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। देखो बेटा ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो। और आइसोबार क्या होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास सेम है, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आगे देखो, two nuclei have different mass number A1 and A2, are these nuclei necessary the isotopes of the same element। ये बोल रहा है बेटा सेकंड पार्ट में कि आपके पास दो न्यूक्लाई है, दोनों का जो है क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। एक का मान लो मास नंबर A1 है, दूसरे का A2 है। तो क्या ये जरूरी है, क्या ये नेसेसरी है कि वो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आइसोटोप्स का मतलब आपको समझ चुके होंगे कि भाई जिनका सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट वाले जो है डिफरेंट मास नंबर क्रिएट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि भाई जिनका मास नंबर जो है डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। हो सकता है कि उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, नो। जरूरी नहीं है कि भाई जिनका मास नंबर सेम हो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो सकता है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ओके, तो इसका आंसर क्या है बेटा, नो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये देखो आपने एटम वाले चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में, मैंने वहां डिस्कस भी किया है इसके बारे में अपनी पीवाईक्यूज में एटम की। जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है कि न्यूक्लियस का साइज एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा देखो न्यूक्लियस का साइज का मतलब ही होता है बेसिकली कि जो आपकी रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो कंसेप्ट है उसी पे बेस है पूरा इसका न्यूक्लियस का साइज। और ये किसने किया था, ये आपका जो आपका वो नहीं है जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू जो है हम यहाँ से क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकालते थे, जिसकी वैल्यू क्या आया करती थी, ये नियर अबाउट फर्मी में आया करती थी 41.3 10 टू द पावर -15 मीटर। ये बेटा आपका न्यूक्लियस का साइज था, जो कैसे डिस्कवर होता है, रदरफोर्ड ने किया था। आगे लिखा है राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, जो मैंने पीछे बताया अभी, R इक्वल टू आर नोट ए टू द पावर 1/3। शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट में आया ना शो दैट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड में रिपीट होता है और आपके जो प्री बोर्ड आने वाले हैं उनमें भी ये आएगा ही आएगा 100%। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो डेंसिटी है
वो जो है आपकी इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, मास नंबर के ऊपर। मास नंबर बेसिकली ए ना। तो आप एक बात बताओ मेरे को पहले, देखो डेंसिटी बेसिकली होती क्या है बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि भाई ये हमारे पास 4/3 पाई r³ है, ये वॉल्यूम है हमारे पास। अभी देखो मास मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अभी समझाता हूँ मास कैसे आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे 4/3 पाई r³ r की जगह आ जाएगा बेटा r0 a⁻1/3 का क्यूब हो जाएगा ये। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, ये आ गया बेटा 4/3 पाई r0 क्यूब हो जाएगा ये। और ये a क्यूब से एक 1/3 से 3 कट जाएगा तो ये a आ गया। अब बात करते हैं इसके मास के ऊपर कि मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा। देखो मास ऑफ द न्यूक्लियस समझने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा बता देता हूँ हल्का सा, न्यूक्लियन क्या होता है। देखो बेटा न्यूक्लियन का मतलब होता है कि आपके किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियंस ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूमते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ना उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियन। जैसे देखो मेरे पास जो है एक्स एलिमेंट है, ये बेटा जेड है एटॉमिक नंबर, ये आपका मास है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जो ये जेड है जिसे हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, यही बेटा प्रोटॉन का नंबर भी होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका मास नंबर है। हमें यदि यहाँ से न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, जो भी आपका मास नंबर है यदि मैं उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दूं तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। अब मैंने क्या बताया अभी कि न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन था बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझते रहे ना मैं क्या समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। तो बेटा देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास, a माइनस जेड है, तो यहाँ पे a माइनस जेड रखा मैंने, प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं जेड, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया a आ गया। मतलब बेसिकली जो न्यूक्लियंस है वो क्या है, मास नंबर के बराबर है आपके ना। तो अब एक बात ऑब्जर्व करो बेटा, जो न्यूक्लियस का पूरा मास है उसके अंदर हमें क्या पता कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट m बी द मास ऑफ न्यूक्लियंस, जो भी एक न्यूक्लियन है, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन कितना है, m है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होंगे, देखो न्यूक्लियन किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या बन गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। देखो एक न्यूक्लियंस का मास मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बन सकते हैं, कितना होगा m इंटू ए। तो बेटा हम यहाँ क्या डालेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस पे m इंटू ए। यहाँ पे हमारा m इंटू ए आ गया बच्चे, यहाँ आ गया m इंटू ए, ये a से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 घूम के ऊपर आ जाएगा। तो बेटा ये बन गया 3m अपॉन में 4 पाई r0 क्यूब। ये मेरे पास जो है डेंसिटी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि देखो ये जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे इंडिपेंडेंट है, इसमें मास नंबर का टर्म है ही नहीं, क्योंकि ये केवल केवल और केवल क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियंस पे डिपेंड करती है। ईच न्यूक्लियन का जो मास है उस पे डिपेंडेंट है, न कि आपका मास नंबर ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये अक्सर पेपर में आता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 1 मार्क वाले क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे। और देखो जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 1 मार्क वाले इस बार आ ही नहीं रहे हैं। अरे बेटा एमसीक्यू तो आ रहे हैं ना, तो इससे एमसीक्यू बन सकता है, इसमें कौन सी बात है। पढ़ो देखो, यहाँ लिखा है बेटा 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस ना। 4 न्यूक्लियाई मिलके, मान लो आपके, देखो ये पहला क्वेश्चन है, 4 न्यूक्लियाई है बेटा आपके पास, एक्स एलिमेंट है वही जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, यहाँ ए है, ये 4 मिलके आपके फॉर्म में हैवियर न्यूक्लियस, आपका एक जो है हैवी न्यूक्लियस बनाया था, मान लो ये वाई बना रहा है, जेड डैश और ये ए डैश ना, और यहाँ पे कुछ एनर्जी निकल रही है, ठीक है, with release of some energy which of the two the parent and the daughter nucleus would have higher binding energy per nucleon। ये बोल रहा है इन दोनों में से, देखो जो ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और जो ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई है, पेरेंट कौन से है, देखो ये वाले बेटा पेरेंट न्यूक्लियाई है आपका, जो मिलके जो है ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, इसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये पूछ रहा है बेटा
कि पेरेंट न्यूक्लियाई या फिर डॉटर न्यूक्लियाई दोनों में से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा। देखो बाइंडिंग एनर्जी होती है कि किसी भी जो न्यूक्लियस है ना उसको बाउंड करके रखता है। मतलब बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें हैं ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना, उनके बीच में जो एनर्जी रहती है ना कि वो बाउंड एक दूसरे के साथ बाउंड रह सके, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब आप एक बात देखो, जब यहाँ पे ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई थे चार, ये जो है टूट रहे हैं उसमें ना, इट मीन्स क्या है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है देखो वो हैवी न्यूक्लियस है। तो हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, देखो चार मिलके एक बना रहे हैं ना, तो यहाँ न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा, हैवी हो गया। और हैवी न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लाइट, इस लाइट वाले न्यूक्लियस के ना। तो यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी है इसकी ना। यदि ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो बेटा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगी। सो इसका मतलब क्या है, जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेरेंट्स के, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है डॉटर न्यूक्लियाई की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेरेंट्स के। क्यों होगी, क्योंकि बेटा देखो चार मिलके एक बना रहे हैं ना, तो चार मिलके एक बनाने का मतलब है कि हैवी बन रहा है। हैवी का मतलब है वो ज्यादा, उसका न्यूक्लियस बहुत हैवी होगा, इसका मतलब उसे जो है वो उतना ही स्टेबल होगा। जितना स्टेबल होगा उतनी ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। आपके पास देखो यहाँ पे एक फ्यूजन रिएक्शन गिवन है, इसमें लिखा है 1H2 प्लस 1H2 जो है 1H2 प्लस 1H2 मिलके आपके पास क्या बन रहा है, 2He3 बन रहा है। और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन साथ में निकल रहा है। वेयर बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ देखो बाइंडिंग एनर्जी इंडिविजुअली गिवन है, किसकी, 1H2 की गिवन है बेटा हमारे पास, कितनी है 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, हीलियम की भी गिवन है 2He3, ये कितनी है बेटा 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। आपसे पूछ रहा है जब ये रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे जो एनर्जी निकली है ना वो एनर्जी कितनी है। तो देखो आप, बेसिक सी बात है यार, एनर्जी रिलीज का मतलब क्या होता है कि जो भी इसकी एनर्जी है आपकी, इसमें से जो है इन दोनों की एनर्जी माइनस कर दो तो आपको एनर्जी निकल जाएगी। तो यहाँ पे बेटा एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He3 माइनस के साथ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, दोनों की सम कर दो, 2 टाइम्स है, दोनों सेम ही है, 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2। तो इसकी वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो आ गई हमारे पास, हीलियम वाली कितनी है 7.73 माइनस के साथ 2 इंटू 2.23। तो बेटा जो वैल्यू आएगी कट पिट के वो आ जाएगा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर था, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया 2016 में। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। देखो अभी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ए न्यूक्लियस विद मास नंबर ए इज इक्वल टू 240, एक 240 मास नंबर का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, मास नंबर 240 है। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास ना जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है बेटा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ ए, ये जो था वो जो है दो भागों में टूट गया है। हर किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 120 है और बाइंडिंग एनर्जी भी दोनों की गिवन है। बेसिकली मान लो ये मेरे पास एक पी था, वो जो है दो भागों में टूट गया क्यू प्लस क्यू में ना। इस पी का जो मास नंबर है वो 240 है और इन दोनों का बेटा मास नंबर कितना है 120 है। यहाँ इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ इनकी बेटा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब ही होता है मास नंबर के बराबर ना, वो यहाँ गिवन है बच्चे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी रिलीज कितनी होगी। देखो बेटा पहले आप इसकी ना बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो कि बाइंडिंग एनर्जी है कितनी इस वाले के पास ना, पी वाले के पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो पर न्यूक्लियन गिवन है इतनी ना, और टोटल कितने हैं 240 है, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 7.6, तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी किसकी आ गई, पी की आ गई। इसकी आप मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा 1824, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी पी की आ गई। अब यहाँ इस तरह आप क्यों की निकाल लो, देखो दो है ये, दो इंटू एक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 8.5 है और टोटल कितने हैं बेटा ये इनका
120 है तो यहाँ 120 इंटू 8.5, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ गया बेटा 2040। तो टोटल जो रिएक्टेंस जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला है उसकी एनर्जी कितनी, बाइंडिंग एनर्जी 2040, जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी कितनी है 1824। तो आपको एनर्जी रिलीज का मैंने बताया था अभी पीछे, तो जो एनर्जी रिलीज है वो आप क्या करेंगे, इस वाले में से दूसरी को माइनस कर देंगे, 2040 माइनस 1824, दिस विल बी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इस वाले में। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये अक्सर पेपर में आता है क्वेश्चन ये वाला भी। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा वेटेज का चैप्टर भी नहीं है, 3 से 4 नंबर का कुल आता है, और इसमें फिक्स है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको एनर्जी बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बता रहा है ना। इंडिकेट द फंक्शन इन विच द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। आपको ग्राफ बनाना है और आपको ये बताना है कि कौन से रीजन में फोर्स जो है अट्रैक्टिव होगा या कौन से रीजन में बेटा फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। देखो तो इसका ग्राफ बेट से कुछ कुछ ऐसा बनता है, आप इसे रट्टा मार लेना अच्छे से, समझा। मैं देता हूँ ग्राफ क्या है कैसे होगा, बस आप समझ लेना। ये मान लेते हैं ये 0 है आपका, यहाँ बेस ये माना गया है बेस ना, यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आता है आपका, ऐसे ग्राफ आता है बेटा। ठीक है, ये आपका जो बिल्कुल ये वाला पॉइंट है ना, इसे हम आर नोट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 0.8 फर्मी। ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड 0.8 आर नोट है इसकी वैल्यू ना। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे जो एनर्जी है ये माइनस का 100 है और यहाँ बेटा ये प्लस का 100 है। ये आप ध्यान रखें ग्राफ में ना, ये ऐसा ग्राफ बनाते हैं इसका ना। अब ग्राफ में पूछा है कि इस ग्राफ से आप जो है बताओ कौन सा अट्रैक्टिव वाला रीजन है और कौन सा रिपल्सिव वाला रीजन है। देखो बेटा जो जो आर आर से कम कम वाला हिस्सा है 0.8 से, मतलब यदि आर जो है लेस देन आर नोट है तो बेटा जो फोर्स है वो होता है रिपल्सिव आपका, ध्यान रखना। यदि आर जो है ग्रेटर देन आर नोट है तो फोर्स होता है बच्चे क्या, अट्रैक्टिव। क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफ में आगे जाके, वरना ग्राफ ये परेशान करेगा, और ग्राफ जो है आगे जाके एक्सप्लेनेशन भी है इस ग्राफ की, क्वेश्चन में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाती है। तो देखो बेटा ये क्या बता रहा है कि जो आपके 0.8 है ना फर्मी, जहाँ पे आर की वैल्यू आपकी कितनी लिखी मैंने 0.8 फर्मी ना, इस पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम दिख रही है आपको साफ साफ, कि -100 है आपकी ना। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हैं तो यहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। यदि इससे ज्यादा फोर्स बढ़ाते हैं आप इधर ना, आर की वैल्यू ज्यादा ले जाते हैं तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, और यदि लेस करते हैं तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। ये बात तो आप ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात कि जो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स है ना वो बेटा क्या है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियन की वो क्या होती है 10 फर्मी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे जब आगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे केवल ये पूछा गया था कि भाई कौन सा रीजन रिपल्सिव होगा, कौन सा रीजन अट्रैक्टिव होगा। तो आर लेस देन वाला इधर वाला हिस्सा बेटा देखो, जो ये वाला सारा है ना ये वाला, ये रिपल्सिव वाला दिखाएगा और इधर वाला हिस्सा दिखाएगा अट्रैक्शन वाला। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में लिखा है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। देखो बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है कि एक फोर्स जो न्यूक्लियस के बीच में लगे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगे, ऐसी फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी बात कि ये जो है वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स है। तीसरी बात ये बेटा चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता। चौथी बात ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है वर्ल्ड में, या नेचर का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है ये ना, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, या फिर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लाई कंबाइंड टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। अब क्या बोल रहा है, ये 4 न्यूक्लाई मिलके हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन।
तो 4 मिलके आपने क्या बनाया, एक हीलियम बनाया है। ओके, तो 1H1 वाले जो 4 मिले आपको, आपने बना दिया हीलियम। बेटा हीलियम क्या है, 2He4 होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस वाले प्रोसेस में कितनी जो है एनर्जी रिलीज हुई ना, ये आपको बताना है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखो आपको पता है बेटा एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें गिवन नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है कितनी नहीं है, किसी भी चीज की नहीं गिवन है ना। लेकिन आप क्या काम करेंगे, पहले एनर्जी निकालेंगे तो आपको जो है मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं बेटा मास डिफेक्ट क्या होता है। देखो मास डिफेक्ट जो है आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। मास डिफेक्ट का मतलब होता है बेटा मास में कमी। बेसिकली हम जो है किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं ZXA ना। तो देखो यहाँ जो इसका पूरे का मास है, जो इस पूरे एलिमेंट का मास है वो है m, जो भी गिवन है आपको, ये आपको पूरा गिवन रहेगा। लेकिन यदि मैं यहाँ से पूछूं कि इसमें एटॉमिक जो आपके प्रोटॉन्स है, जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली वो प्रोटॉन्स के बराबर है, तो आपके प्रोटॉन कितने हैं, इसमें Z है। मान लो एक प्रोटॉन का मास m इंटू पी है, ये mp हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल बेटा मास ऑफ टोटल प्रोटॉन कितना हो गया, Z इंटू mp। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन है बेटा a माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का मास है m इंटू एन। तो टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, a माइनस जेड इंटू एम एन। अब यदि मैं इन सबको दोनों को जोड़ दूं ना, क्योंकि आपको पता है यार किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका जो है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं, देखो जोड़ने के बाद क्या बनेगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम इंटू एन, ये आपका टोटल मास बन गया ये। लेकिन यदि मैं इसमें से इसे माइनस करूं जो आपका टोटल मास था उसका एलिमेंट का, तो आप देखते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज आता है। जबकि आपको पता है कि न्यूक्लियस तो जो है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, लेकिन इन दोनों को मास जोड़ने के बाद और जो उसका पूरा मास है एलिमेंट का वो डिफर आते हैं, और इसको ही बोलते हैं बेटा डेल एम। बेसिकली क्या, मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको ना। इस क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट का यूज है, समझो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 हाइड्रोजन वाले, ये क्वेश्चन था आपका 6 नंबर ना, 4 हाइड्रोजन वाले मिलके एक हीलियम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले आप मास डिफेक्ट निकालो, जो आपका डेल एम आएगा, फिर हम यहाँ से एनर्जी निकालते हैं। क्योंकि बेटा जो एनर्जी होती है E इजकल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो मास आया इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब लेकिन जो मास आएगा वो आता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट में। मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, क्या होता है, ये डेल एम इंटू सी स्क्वायर होता है। तो जो ये डेल एम आएगा वो किस में आएगा, ए एम यू के अंदर आता है। जो भी इसकी वैल्यू कुछ होगी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर करेंगे ना। यदि मैं ए एम यू की वैल्यू को डालू यहाँ पे ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ, तो बेटा एक जो ए एम यू होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई सी स्क्वायर होता है। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा इसको, तो हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू तो ये है ही, इसके बाद इसमें हम जो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई सी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू कट जाती है। तो आपको यहाँ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं डालनी है कि जब आप एनर्जी निकाल रहे हैं कि आपने डेल एम निकाल लिया उसमें सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं करना। तो आप ध्यान रखना जो आपकी एनर्जी आएगी, जो भी आपका मास डिफेक्ट है डेल एम इंटू उसमें आप सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आपकी वो टोटल है एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में था कि आपके पास 4 हाइड्रोजन वाले मिलके हीलियम बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि जो आपकी क्यू निकालना है, जो आपको एनर्जी ना, वो क्या आ जाएगा, 4 वालों की जो भी एनर्जी है, पहले मास निकाल ले इसका यहाँ पे 4 इन जो भी इसका मास होगा 1H1 वाले का मास माइनस करके जो भी आपका हीलियम का मास है वो डालेंगे यहाँ पे बेटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि जो पेपर आता है देखो यहाँ पे गिवन भी है बेटा, यार मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, और इसका सबका गिवन है। मल्टीप्लाई कर देना सीधा इसमें किससे, 931 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो ये आपकी टोटल एनर्जी बन गई ना। ये मास डिफेक्ट आ गया डेल एम, और ये आ गया बेटा 931 MeV। अब यहाँ वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 इंटू जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो बेटा गिवन है 1.007825। देखो एएमयू लिखा है ना यूनिट में, एएमयू का मतलब होता है वही एटॉमिक मास यूनिट। माइनस के साथ मास ऑफ हीलियम पर डाल दो, यहाँ पे देखो 4 पॉइंट जिस वैल्यू है इसमें 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर निकल जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, जो ये मास गिवन है ना बेटा, आपको पूरी डिजिट लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसका केवल 1.0 लिख देंगे। बेटा जो ये गिवन है ना 1.007825, ये पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आपको, तभी आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए हैवी न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट्स वाई एंड जेड। ये बोल रहे हैं कि जो आपका एक एक्स है वो जो है दो भागों में टूट गया बेटा, वाई प्लस जेड में ना। ओके, जो एक्स वाला है उसका बेटा ए की वैल्यू कितनी है, 240 है, और जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, मतलब फिर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, कितना है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये वाई वाला टूटा है, वाई वाले का बेटा एटॉमिक ए की वैल्यू कितनी है, मास नंबर 110 है, और जेड वाले का बेटा 130 है, और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी जो है दोनों की ही गिवन है 8.5, ये दोनों का सेम है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया है एनर्जी रिलीज पर फिजन, देखो सेम ही क्वेश्चन है बेटा। आप क्या काम करेंगे, इन दोनों की एनर्जी निकालो, माइनस के साथ इसे कर दो। देखो पहले आप x की टोटल लिख लेते हैं, एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा, यहाँ मास डिफेक्ट का फंडा नहीं है, क्योंकि मास डिफेक्ट तब निकलेगा जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन ही ना हो, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो हमें मास डिफेक्ट से निकालनी पड़ती है, और यहाँ ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसकी देखो, y वाले की जो एनर्जी होगी कितनी बन जाएगी, 110 मल्टीप्लाई बाई 8.5, ये पूरे की इसकी बन, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर ए गिवन था हमें और ए की वैल्यू 110 है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई 8.5 इंटू 110 प्लस दूसरे वाले की क्या है, दूसरा वाला 130 वाला है, इंटू 8.5 कर दिया, तो ये टोटल बेटा हमारा जो इधर बन रहा है ना ये प्रोडक्ट, उसकी एनर्जी आ गई, माइनस के साथ जो एक्स वाला था उसकी एनर्जी माइनस कर दो। एक्स वाले कितनी है बेटा 240 इंटू 7.6, तो बस जो भी आपकी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर मैच कर लेना आप, ये आना चाहिए 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बेटा बाइंडिंग एनर्जी इसमें आ जाएगी टोटल ना, जो एनर्जी रिलीज हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब ये देखो जो आपका 6 6 है, इधर 6 और 6 12 हो रहा है, इधर भी आपका 10 और 2 12 हो रहा है ना, इन वॉट वे इज द मास कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, तो फिर वहां पे कुछ जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे होती है वो पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा यहाँ सारा फंडा किसका है, मास डिफेक्ट का है, तो मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी आती है वो आती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि जो टोटल मास जैसे मान लेते हैं, यहाँ ये नियोन लिखा हुआ है 1020 ना, तो इसका जो पूरे का मास है इसका, और जो इनका 10 प्रोटॉन का अलग से निकालोगे मास, 10 न्यूट्रॉन का अलग से निकालोगे, दोनों को जोड़ के जो मास बनेगा उसमें और इस वाले मास में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ना। तो वो जो मास डिफेक्ट है, जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हीट की फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है ना, वही पूछ रहा है यहाँ पे ना। तो इसका इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू मास डिफेक्ट भी चल जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, 9th वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 20 से लेके जिनका एटॉमिक मास जो है 240 तक हो, उनके लिए हमें ग्राफ बनाना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का विद रेस्पेक्ट टू किसके, मास नंबर ना। देखो मैं ग्राफ समझाता हूँ यहाँ बना के आपको ना, समझना कोशिश करना, और आप ग्राफ को रट्टा मार लेना बेटा अच्छे से, क्योंकि ये टू द पॉइंट ग्राफ आपका पेपर में बनाने को आता है, और जो आपका अभी प्री बोर्ड होगा या फिर जो बोर्ड होगा ना, टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने थ्योरी पढ़ी है जिसने नहीं पढ़ी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल ये पूरी अच्छे से वीडियो लगाओ, आप ना ये पूरी इसके पीवाईक्यूज लगाओ, मैंने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है इसमें साथ साथ ना, आपका एकदम से काम बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन इसे नहीं छूटेगा बेटा आपसे, ठीक है। ये मास नंबर है, इधर आपका क्या है, यहाँ हम लगाए थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से, ठीक है बेटा, ये गिवन है। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आता है, समझ लेना। देखो यहाँ नंबर लिख लेते हैं, ये एक पॉइंट लिख लिया मैंने, ये ग्राफ सीधा यहाँ से गया, सीधा ये चला जाएगा कहाँ तक, ये चला गया आपका सीधा हीलियम तक 4 तक, ठीक है बेटा। हीलियम के बाद सीधा आप वापस आए यहाँ पे लिथियम पे, लिथियम से आपका बेटा ये कार्बन जाएगा, कार्बन से भी थोड़ा सा ये हल्का सा नाइट्रोजन की तरफ नीचे आ गया ग्राफ, फिर ये चला गया टॉप पे आपका ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से फिर थोड़ा सा और आगे चला गया, ये सीधा यहाँ पे आयरन पे चला गया बेटा, ठीक है। आयरन के बाद ये ग्राफ लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है इस तरीके से। तो बेटा ये ग्राफ है, देखो इसका ना मैं कुछ इसके पॉइंट लिख देता हूँ जिसे आपको याद करना होगा अच्छे से। ये वाला जो बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है, ये यहाँ से आपको स्ट्रेट यहाँ से शुरू नहीं करना है, ये ग्राफ ये गलत बन गया नीचे की तरफ,
इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है बच्चे, आपको जो है ग्राफ कहाँ से बनाना है, यहीं से शुरू करना है बस ये ना। ये कौन सा है आपका, ये हाइड्रोजन वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, 1s2 हो गया ये बिल्कुल ये हीलियम वाला पॉइंट हो गया He4। ये आपका हो गया लिथियम 6। ये एनर्जी के हिसाब से ग्राफ है, ध्यान रखना आप। ये आपका कार्बन हो गया, ये वाला नाइट्रोजन, ये बच्चे आ गया आपका ऑक्सीजन 16 होता है ना, हाँ। ये आपका आ गया बेटा आयरन 56। उसके बाद सीधा आपका यहाँ आ गया यूरेनियम 238 या 235। ठीक है, तो आप देखो ये ग्राफ है आपका ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर नीचे की तरफ ये 20, जो भी इसका देखो ये 56 है ना, यहाँ पे इसे यहाँ पे लिख देना 60। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये यूरेनियम है 238 है, तो यहाँ लिख देना बेटा आप 238 के बाद यहाँ 240 कर देना। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाना है आपको ये, और आपको ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए ये, वरना काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है बेटा, इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होती है आयरन की होती है सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ग्राफ है जो आपसे क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है, ऐसे आपको ग्राफ बना के आना है। अब आगे पूछो क्या दिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी per nucleon in the range 30 to 170 using the property that the nuclear force is short range। देखो बेटा ये क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ग्राफ बताता हूँ ग्राफ क्या है, ये क्या बोल क्या रहा है ग्राफ ना। ये ग्राफ देखो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि भाई जो आपका 30 से लेके, जिनका मास नंबर 30 से लेके 170 के बीच में है, देखो 30 बेटा कहाँ आएगा, 30 आपको बताया कि 16 ऑक्सीजन का है, तो यह 20 मान लेते हैं, मतलब यहाँ नियर अबाउट यहाँ आएगा 30 आपका ना, ये 40 है, 30 यहाँ आएगा नियर अबाउट ना, ऑक्सीजन से ऊपर ना। तो देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना, इनका जो ये है आपकी एनर्जी, वो देखो नियर अबाउट सेम है ना, ज्यादा कम नहीं है, ये जो रेंज है वो बिल्कुल लगभग लगभग क्या है, सेम टू सेम है। और नियर अबाउट कितनी है इसकी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। सबसे ज्यादा पीक तो आयरन की है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो 30 से लेके 170 तक के हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सेम है नियर अबाउट ना 8.5 ना। तो इट मींस क्या है कि यार जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा ग्राफ, उतना ही जो न्यूक्लाई है वो स्टेबल होगा, और न्यूक्लाई ज्यादा स्टेबल होगा तो बेटा उसके लिए जो है बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। बस ये ग्राफ आपको यही बता रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है बेटा ये। कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपको टाइम निकालना है। विल द फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूट्रियम कीप 800 वोट इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोइंग। आपको बताना है कि 2 किलो ड्यूट्रियम जब जलेगा ना, जो क्या है 800 वोट का है, मतलब कि जो उसकी एनर्जी पर सेकंड है 800 है आपकी ना, क्योंकि पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड होती है वर्क अपॉन टाइम, वो आपको 800 गिवन है। और 2 किलो ड्यूट्रियम जलाने में 2 किलो ड्यूट्रियम जो है कितने साल जलेगा ये बताना है, कब। यदि आपकी यहाँ पे एक एनर्जी की इक्वेशन गिवन है कि भाई 2 ड्यूट्रियम मिलके आपका हीलियम बना रहे हैं, और एक जो एनर्जी निकल रही है ना यहाँ पे, जो रिलीज एनर्जी हो रही है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कब निकली, जब आपके 2 ड्यूट्रियम आपके जले हैं तो आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट हुई ना। तो आपको ये बताना है कि जब आपके 2 किलो जलेगा तो आपको कितने साल जलेगा वो ना, उसका टाइम बताना है आपका। ठीक है, तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ ड्यूट्रियम है कितना, उसके अंदर कितने न्यूक्लाई है वो निकाल लेते हैं हम ना। उसके लिए हम जो है एवोगाड्रो नंबर कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा, आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में एवोगाड्रो वाला नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 6.023 10 टू द पावर 23, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूट्रियम वो कितने हैं, यही जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.023 10 टू द पावर 23। ये आपके टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स है 2 ग्राम में कितने हैं, इतने हैं। यदि मैं यहाँ से 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम निकाल लूँ, दिस विल बी 6.023
23 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ एटम आ गए। समझते रहना बेटा, 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम है और हमें निकालना है 2 किलो में। तो 2 किलो में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻3 क्योंकि किलोग्राम है, डिवाइड बाई 2। जब आप इसे ये से 2 से 2 कट गया तो बेटा जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ गए हमारे वो आ गया 6.0233 और ये 26 हो गया। तो इतने न्यूक्लियाई हैं आपके ना, ठीक है यहाँ तक। तो आपके जो 2 किलो में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बने वो कितने बन गए, 6.023 10⁻26। अगली बात पे आते हैं। अब यहाँ हमें इक्वेशन गिवन थी, देखो 2 ड्यूट्रियम जो चल रहे थे, तो 2 ड्यूट्रियम के जलने में आपकी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो एक ड्यूट्रियम जब जलेगा तो आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, 3.27 डिवाइड बाई 2। इसे आप यहाँ से काट लीजिए तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 1.635 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी जब एक ड्यूट्रियम जला पर ड्यूट्रियम जो है एनर्जी रिलीज कितनी हुई, 1.635 ना। अब टोटल एनर्जी रिलीज निकाल लो क्योंकि हमें तो भाई टोटल कितना है हमारे पास 6.023 10⁻26 न्यूक्लियाई है। तो टोटल एनर्जी रिलीज, समझते रहना बेटा, टोटल एनर्जी रिलीज, ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया है और इस बार भी ये सिलेबस में है। ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब सिलेबस का है। जो सीबीएसई 30% काटा है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, केवल वही सिलेबस में है जो वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा बेटा, 2 किलो जब पूरा बर्न होगा तो जो एक की एनर्जी है 1.635 मल्टीप्लाई बाई आपके 6.023 इंटू 10⁻26 जितने भी आपके पूरे न्यूक्लियाई है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1575 10⁻13 जूल। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो आप इसे जो है कन्वर्ट कर लेना जूल में। तो ये टोटल एनर्जी बेटा आपकी इतनी हुई ना। अब हमें गिवन क्या था, हमें तो टाइम पूछा गया है। आप एक बार बताओ, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था पावर कितनी है बेटा, 800 वोल्ट गिवन है पावर आपकी ना। तो पावर का मतलब होता है कि जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी इन 1 सेकेंड, दैट इज आपकी पावर। और वो कितनी है हमारे पास, 800 जूल है। समझ गए ना, क्योंकि जूल पर सेकंड तो पावर आती है बेटा। तो एनर्जी इन 1 सेकेंड कितनी है हमारे पास, 800 जूल। तो 800 जूल एनर्जी आपकी 1 सेकेंड के लिए है। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, 800 जूल एनर्जी बेटा 1 सेकेंड के लिए है जो टाइम लगा है उस जलने में। तो हमें कितना करना है, हमें तो भाई 1575 इंटू 10⁻13 जूल चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1575 इंटू 10⁻13 डिवाइड में आ जाएगा 800। आप इसे कैलकुलेट करो तो बेटा जो ये वैल्यू आएगी, यहाँ बेटा 15 पॉइंट है, 15.75 है, ठीक है। जब ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके तो बेटा ये आ जाएगी 6.243 इंटू 10⁻3 ईयर्स। तो ये साल में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड्स में निकलेगा। आप इसे कन्वर्ट कर लो साल के अंदर। तो एक साल में आपको पता ही है कितना है, 365 दिन इंटू 24 इंटू 60, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर कितना है, कितने साल चलेगा आपका 2 किलो ड्यूट्रियम, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये देखो 2022 में क्वेश्चन आया है बेटा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद द सेपरेशन बिटवीन देम। देखो जो मैंने ग्राफ बनाया था ये वही है, आपको ग्राफ बनाना है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का। ये वाला ग्राफ है बेटा, ये वाला, ठीक है। इमेजिन द फ्यूजन ऑफ iron into two equal fragments of aluminium nucleus. Is the fusion energetically possible? आपको बताना है। Justify your work by the working out Q value of the process ना। आपको बोल रहा है कि जो 26 आयरन 56 है वो जो है दो भागों में टूट गया है, किसमें, इक्वल वाले में, एल्यूमिनियम के ना, 28 प्लस 13 एल्यूमिनियम 28 में ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एनर्जी के हिसाब से क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे जो है वो टूट जाएगा। देखो बेटा एनर्जी के हिसाब से पॉसिबल तभी होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है ना। फिजन का मतलब है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। यदि एनर्जी नेगेटिव आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो हम एनर्जी निकाल लेते हैं,
आपको मैंने अभी सिखाया था पीछे, एनर्जी का मतलब क्या होता है, मास निकालेंगे, डेल एम इंटू हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो डेल एम निकाल लो पहले। तो डेल एम क्या होगा, जो भी इसका आयरन का मास है वो हमें गिवन है बेटा, देखो। तो मास ऑफ आयरन मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। माइनस कर देंगे हम किसका, 2 इंटू मास ऑफ 13 एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हो गया हमारा, इनटू कर देंगे पूरे में 931 से मल्टीप्लाई बाद में। तो आप यहाँ दोनों की वैल्यू डालो, इसकी मास की वैल्यू डालेंगे, एल्यूमिनियम की भी डालेंगे वैल्यू। तो जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा ये नेगेटिव में आएगी ऑटोमेटिकली, 0.02886 इंटू आपने 931 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ बेटा, ये कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी एग्जाम में, तभी मार्क्स देगा एग्जामिनर। इसे आप मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बन गई बेटा 26.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ देखो माइनस में साइन आ गया ना एनर्जी का, एनर्जी माइनस साइन का मतलब है कि जो एनर्जी है बेटा क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। इट मींस क्या है कि भाई जो फिजन है वो एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो जो फिजन हो रहा है इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चे। ये 2022 में क्वेश्चन आया था बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट टू डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये देखो मैंने बता दिया था आपको कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो पहली बात तो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरी बात कि जो वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, तीसरी बात कि जो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन। ये देखो वही सेम क्वेश्चन आया, मार्क द रीजन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड पार्ट पे, इस पे, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एन, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा 0 n1 प्लस, यहाँ पे 92 यूरेनियम 235 है। ये इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पे, यहाँ एक्स ई बन रहा है आपका 54, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, प्लस यहाँ एस आर है बच्चे, यहाँ पे क्या है बी लिखा है, यहाँ ऊपर 94 लिखा है, प्लस में यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन निकले हुए हैं। ये ऐसे गिवन है इक्वेशन ना। पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो बेटा ये नॉर्मल कंसेप्ट बेस क्वेश्चन है, कंजर्वेशन पे बेस है ये ना। आप सीधा कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो। आपको पता है कि देखो जो चार्ज है वो बेसिकली इधर का जो चार्ज है 0 प्लस 92 मस्ट भी इक्वल होना चाहिए 54 प्लस बी प्लस 0। तो आप इसको इक्वेट कर लो, तो इधर क्या बच गया बेटा 92, इधर तो सीधा 54 प्लस बी है, तो बी इजकल टू आ गया 92 माइनस 54। इसमें से आप माइनस करो बेटा, ये आ गया 38, ठीक है। सेम आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 235 इजकल टू ए प्लस 94 प्लस, देखो ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, जो वैल्यू आ जाएगी कितनी 140 बेटा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, ये कितने में आया 2018 में आया है क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये आप कर सकते हैं इजीली, मैं बता चुका हूँ पहले बेटा। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर न्यूक्लियन, ये सेम वही ग्राफ है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, आर नोट वाला पार्ट, आर नोट की वैल्यू क्या है, ये 0.8 फर्मी है, ठीक है बेटा। इससे नीचे वाला रिपल्सिव रहेगा, इससे ऊपर वाला अट्रैक्टिव रहेगा। राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ। देखो चलो मैं इसको बता देता हूँ फिर से कि इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन निकलते हैं। तो बेटा देखो इससे कंक्लूजन जो निकले, नंबर 1, जिससे कि आप लिखने की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन को सर लिखें कैसे। आपने समझा तो दिया लेकिन लिखें कैसे इसे। तो बेटा देखो दो कंक्लूजन यहाँ से निकलेंगे आपके पास क्या क्या, कि जो एनर्जी है आर नोट हमारे पास 0.8 फर्मी है एट दिस पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट कंक्लूजन बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, which means that the force is attractive, force is attractive। बेटा देखो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा F इक्वल टू माइनस का du बाई डी आर। इस फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि जितनी भी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो मिनिमम होगी तो फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। फॉर डिस्टेंस लार्जर देन दिस, लार्जर देन 0.8 फर्मी,
एंड रिपल्सिव फॉर लेस देन 0.8 फर्मी। पहला कंक्लूजन बेटा ये निकलता है इस ग्राफ से जो हमें दिखता है, ठीक है। दूसरी बात क्या दिखती है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो देखो यहाँ 0.8 फर्मी, दैट इज बहुत कम है ये वैल्यू ना, तो न्यूक्लियर फोर्स आर नेग्लिजिबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द, देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ये डिस्टेंस यहाँ पे ना, जहाँ जाके जब ग्राफ ढंग से देखा जाए तो आगे जाके ना जब यहाँ आते हैं हम तो ये 10 फर्मी हो जाती है ना। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे तो इसके जो फोर्स की वैल्यू है वो 0 के नियर अबाउट आ रही है ना। सो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स आर नेग्लिजिबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन 10 फर्मी। देखो जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे लिखा है कि 10 फर्मी से ज्यादा जाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि जो उसकी एनर्जी है वो नेग्लिजिबल के बराबर है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में। तो आपको इसकी एक एक इक्वेशन याद रख लेनी है, अच्छे से समझ लो, मैं समझा देता हूँ। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है बेटा, फिजन, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना, कि जब एक हैवी न्यूक्लियस ना स्प्लिट होता है किसमें, दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में ना, तो हैवी न्यूक्लियस टूटा किसमें बेटा, छोटे वालों में। और स्पेशली हैवी का मतलब है कि जिनका एटॉमिक मास जो है वो कितना होना चाहिए, 230 से ज्यादा या इसके इक्वल होना चाहिए, जैसे बेसिकली रेडियोएक्टिव मटेरियल जो होते हैं ना। तो इसकी आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। जब हम यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 पे बम्बार्डमेंट कराते हैं बेटा न्यूट्रॉन की, तो आप ऑब्जर्व करते हो ये दो चीजों में टूटता है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूटता है ये ना। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 56 141 है, और ये बेटा 3692 है, ठीक है। प्लस यहाँ से बेटा 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ हीट रिलीज होती है, और जो ये हीट रिलीज होती है ना दैट इज वेरी वेरी लार्ज, विच इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये न्यूक्लियर फिजन हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई। दूसरी बात, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूज होना मतलब कि जुड़ जाना, कि जब आपके दो या दो से ज्यादा मिलके एक बनाते हैं सिंगल ना, हैवी वाला, दो स्मॉल वाले मिलके, न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमेना ऑफ जॉइनिंग टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस ना, तो उसे बोलते हैं बेटा फिजन ना। जैसे आपका हाइड्रोजन है, मान लो 1H2 प्लस 1S2 जुड़ के, जो मैंने पीछे इक्वेशन लिखी थी, वो जो है हीलियम बना लेते हैं। ये आपका 2He3 बना लेता है, प्लस एक न्यूट्रॉन निकल जाता है यहाँ से, और जो है एनर्जी रिलीज होती है ये होती है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बेटा दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक फिजन की भी और एक फ्यूजन की भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ड्यूट्रियम ट्राइटियम फ्यूजन रिएक्शन। हमें यहाँ पे देखो एक ये रिएक्शन गिवन है, इसमें आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है। ये मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, सेम वे में करना है कि जो भी आपकी इसकी एनर्जी आई है माइनस में आप इसकी एनर्जी डाल देंगे, इनटू कर देंगे 931 से, आंसर आपका आ जाएगा। इसे आप ट्राई करके देखना, तो जो इसका आंसर आएगा, मैं आपको एग्जैक्टली इसका आंसर बता देता हूँ बेटा। इसका आंसर आना चाहिए आपका 17.589 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई करना बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राइट द रिलेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास ZMa, atomic number Z and mass number in terms of the mass of the its constituent namely न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो वो बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखो यार। मैंने आपको पीछे बताया था बेटा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी इसका मास नंबर है, मास डिफेक्ट है, इनटू आप क्या करेंगे सी स्क्वायर कर देंगे ना, या फिर सी स्क्वायर को छोड़ो, यदि आपको जो है ये तो एएमयू में आएगा, ये आएगा बेटा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आएगा ये फॉर्मूला। यदि आपको 931 वाली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप यहाँ इसे हटा के सी स्क्वायर को क्या करेंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब डेल एम की फॉर्म में लिखना है आपको ना, देखो तो जो डेल एम का फॉर्मूला आपको मैं बताया था कि जो भी आपके प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास प्लस जो भी आपके न्यूट्रॉन है, ए माइनस जेड होते हैं न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास, ये आ गया पूरा। इसमें से आप पूरा मास जो है हटा देंगे किसका, जो भी आपका ये एलिमेंट है XZA, ये आपका मास डिफेक्ट बन गया बच्चे, इंटू 931 MeV।
ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये आपसे फॉर्मूला लिखवा रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। अगले में लिखा है ड्रॉ द प्लॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ये सेम क्वेश्चन है। यूज दिस ग्राफ टू एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन टू न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा। ये सेम ही है, वही आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पे आओ। इन द टिपिकल रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन दिखा रखी है। ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज कंजर्व यट एनर्जी इज रिलीज। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो, क्योंकि जो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियंस की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, लेकिन फिर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको पता है किसकी वजह से हो रही है, मास डिफेक्ट की वजह से। क्योंकि जो मास डिफेक्ट है उसकी वजह से क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है बेटा, ठीक है। और वो इन फॉर्म ऑफ हीट निकलती है, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपका जो उसके जिससे न्यूक्लियस मिलके बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट और जो पूरा न्यूक्लियस का मास है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ सेपरेशन। ये सेम ग्राफ बेटा वही आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मार्क कर, यहाँ पे देखो अब रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन मार्क करना है। यहाँ फोर्स नहीं पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन मार्क करना है। देखो, तो आप ग्राफ बनाएंगे, मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। वही सेम ग्राफ है आपका, ये ऐसे है, ये जीरो वाला पॉइंट होता है, और यहाँ बेटा ये 10 फर्मी के नियर अबाउट है, 10 फर्मी है आपके पास। ये मैंने आपको बताया था, ये 0.8 फर्मी होता है। आर की वैल्यू आर नोट जिसे हम लिखते हैं। बेटा देखो नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये सारा नेगेटिव रीजन है, क्योंकि साफ दिख रहा है जीरो से नीचे ना। और इधर वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये पॉजिटिव रीजन होता है। ये सारा पॉजिटिव रीजन है, ये आपका नेगेटिव रीजन है। और जो आर की वैल्यू लेस देन आर नोट है, तो यहाँ पे रिपल्सिव होता है फोर्स। और बच्चे आर ग्रेटर देन आर नोट पे जो है क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये भी ध्यान रखना। जैसे आपकी वैल्यू आर की वैल्यू 10 फर्मी पहुंचती है, तो इसका जो है फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड टू बी कांस्टेंट फॉर द न्यूक्लियाई इन द रेंज ऑफ मास नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, जो आपके पास जो ग्राफ आया था बेटा, कौन से वाला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, ये हमारे पास ग्राफ था, और यहाँ मास नंबर था। तो आपका ग्राफ ये कुछ कुछ ऐसे बना था, ऐसे ग्राफ था आपका बेटा, ये ना। ये बोल रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है 30 से लेके और 170 तक, ये लगभग जो है नियर अबाउट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है ये ना, तो आपको पता है, देखो कांस्टेंट का रीजन क्या है, क्योंकि बेटा देखो, आपको जानते हो आप, तो जो आपका जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, आपको पता है, देखो जितना छोटा न्यूक्लियाई है उतनी ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। जैसे आयरन वाला है ये ना, इसके देखो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूरेनियम के। भाई यूरेनियम तो क्या है, ज्यादा हैवी वाला है, 238 है। तो जब भी आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है कम होती है इससे हैवियर न्यूक्लियाई से ना, देन द मिडिल वन, जो आपके बीच वाले हैं ना, बीच वालों की ज्यादा है एज कम्पेयर टू हायर के ना। क्योंकि क्या है कि जब हायर वाला टूटता है तो दो चीजों में टूटेगा ये ना, तो जो इसमें ये टूट रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके ना। इसलिए क्या होता है कि जो ये वाली चीजें हैं जो बन रहे हैं ना टोटर वाले, वो ज्यादा ही स्टेबल है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, जो ये यूरेनियम वाला टूट रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यही लिखनी है बस, कि जो बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की होती है, ये जो हैवी वालों की होती है, वो जो है मिडिल वन से थोड़ी सी कम होती है। जिसके कंपेयर में क्या होता है कि जब ये हैवी वाला टूटता है दो छोटे छोटों में, तो क्या होता है कि जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा रह जाती है एज कम्पेयर टू इसके हैवी वाले के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस विद द मास नंबर a इज इक्वल टू 240 ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई, एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। तो इसका भी आपको आंसर देना है। ये पूछ रहा है कि ये तो बेटा सेम ही क्वेश्चन आ गया वही, कि जब जो है आपका जो भारी वाला छोटे वाले में टूटता है, देखो 240 वाला टूट रहा है छोटे वाले में, इट मीन्स क्या है, जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि छोटे वालों की ज्यादा एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी है एज कम्पेयर टू हैवी वाले के, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20। इन द टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन दिस आल्दो, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया बेटा मास डिफेक्ट की वजह से। शो द न्यूक्लियर डेंसिटी इन ए गिवन इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। ये मैं सबसे पहले क्वेश्चन में कर चुका हूँ, पहले या दूसरे क्वेश्चन में था। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, ये फिर वो ग्राफ बनवा रहा है, या फिर आपकी ग्राफ जो डेंसिटी है वो प्रूफ करना है कि ये नहीं है। आप देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चे। ड्रॉ द ग्राफ, फिर ये क्वेश्चन आ गया बेटा नेगेटिव पॉजिटिव रीजन, न्यूक्लियर फोर्स की फीचर्स लिखने हैं। ये आप हो चुके हैं बात, हम बात कर चुके हैं सारी, ये भी हम कर चुके हैं बेटा। एक्सप्लेनिंग गिवन नेसेसरी रिएक्शन, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि फिजन और फ्यूजन की एक रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए प्लॉट, ये फिर बाइंडिंग एनर्जी वाला आ गया। यूज दिस ग्राफ टू एक्सप्लेन, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले बेटा। न्यूक्लियर प्रोसेस, बीटा डीके वाला जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डिफाइन द क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू का मतलब होता है जो एनर्जी रिलीज होती है, कि जो आपका मास डिफेक्ट है ना जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं बेटा क्यू वैल्यू। जो हम बेसिकली निकालते नहीं, जो मैं आपको निकाल के सिखा रहा था, डेल ई इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, दैट इज क्यू वैल्यू, इसे बोलते हैं बेटा क्यू वैल्यू। ठीक है, तो बस ये लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं बेटा। देखो ये सारे क्वेश्चन, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये थे बेटा आज की हमारी न्यूक्लियाई की वीडियो। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा बेटा आपके ना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।